गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप? सबको नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी बहुत जल्दी आप लोगों का सिलेक्शन करवाएं और बहुत जल्दी आप गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाएं। तो यही हमारी माता रानी से प्रे है। तो आप सबको ढेर सारी नवरात्रों की शुभकामनाएं। ऐसे ही माता रानी आप पे आशीर्वाद बनाए रखें, आपके साथ ब्लेसिंग्स रखें और आप अच्छे से पढ़ाई करें और आपकी सोच, आपकी बुद्धि सारी एक दिशा में लगी रहे और आप बहुत अच्छी नौकरी, सरकारी नौकरी आप पाएं, बहुत जल्द पाएं। ओके, तो देखिए ये बैच है आपका साइंस स्पेशल बैच नंबर 4, जिस बैच में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों डिटेल में करवाया जाएगा। और आपकी आई थिंक 2 क्लास या 3 क्लास बायो की हो चुकी हैं और 1-2 क्लास आई थिंक फिजिक्स की हो चुकी हैं। जब हमारा बायो का ब्लड वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम केमिस्ट्री पर भी आएंगे, केमिस्ट्री की भी क्लासेस लेंगे। ठीक है, तो आपने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी का मतलब ही होता है टू स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग्स हैं उनके बारे में स्टडी करना ही बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है। और जो लिविंग्स हैं उनको हम मेनली 2 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। एक बॉटनी, जहां पर प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, दूसरी जूलॉजी, जहां पर आप एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। और मैंने कहा था कि आपके कंपटीशन एग्जाम, जो वनडे कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, उनमें जूलॉजी का सिलेबस ज्यादा होता है। तो पहले हम जूलॉजी कवर करेंगे और जूलॉजी में हमें एक चैप्टर है, एक नहीं बहुत सारे चैप्टर का एक ग्रुप है, जिसको आप ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं, मानव आकारिकी बोलते हैं, मानव कार्य की बोलते हैं। फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? जो हमारे ऑर्गन्स है वो ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, है ना। और उन ऑर्गन्स का काम क्या होता है, कैसे वो बनते हैं, कैसे कहां पर उनकी लोकेशन है, कैसे वो काम करते हैं। तो सबसे पहला हमने वहां पर सिस्टम स्टार्ट किया था, सर्कुलेटरी सिस्टम। वो सिस्टम, वो एक ऑर्गन्स का ग्रुप जो सर्कुलेशन में काम आता है, उसको आप सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। और इसमें हमने क्या स्टार्ट किया था? उसमें हमने ब्लड स्टार्ट किया था, रुधिर स्टार्ट किया था। और ब्लड में हमने थोड़ी बहुत चीजें पढ़ ली थी, बाकी की चीजें आज से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ब्लड वाला चीज। अब ब्लड में हमने क्या क्या पढ़ा था? ब्लड को आप हिंदी में रुधिर बोलते हैं या आप रक्त या खून कुछ भी बोल सकते हैं। अब ब्लड में मैं आपको करवा रही थी ब्लड सेल्स। ब्लड में हम क्या पढ़ रहे थे? हम ब्लड सेल्स पढ़ रहे थे। और ब्लड सेल्स का मतलब होता है रुधिर में पाए जाने वाली कोशिकाएं। और ब्लड सेल्स कितनी होती हैं? 3 होती हैं। नंबर 1 इज आरबीसी, नंबर 2 इज डब्ल्यूबीसी और नंबर 3 इज पीएल। पीएल का मतलब होता है प्लेटलेट्स। ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। आज हमें स्टार्ट करना है कहां से? डब्ल्यूबीसी से आज हमें स्टार्ट करना है, राइट। इतना ही पढ़ाया था ना आई थिंक लास्ट क्लास में। तो चलिए अब आपका स्टार्ट होता है यहां पर डब्ल्यूबीसी वाला चैप्टर। तो आप यहां पर लिखेंगे डब्ल्यूबीसी और डब्ल्यूबीसी का नाम होता है, आप इसको बोल सकते हो व्हाइट ब्लड सेल्स, या आप इसको बोल सकते हो व्हाइट ब्लड कॉप्स्यूल्स। हिंदी में बोलेंगे श्वेत रुधिर कोशिका या श्वेत रुधिर कणिका, किसी भी नाम से आप बोल सकते हैं। ठीक है, आपने इसको डब्ल्यूबीसी बोला, बट साइंस की लैंग्वेज में इसका नाम क्या होता है? साइंस की लैंग्वेज में आप इसको बोलते हो ल्यूकोसाइट्स। तो आप लिखिएगा, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो आरबीसी हैं उनको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, वैसे आप डब्ल्यूबीसी को क्या बोलोगे? आप ल्यूकोसाइट्स बोलोगे। इस साइट टर्म का मतलब मैम ने बताया था बहुत अच्छे से। साइट टर्म का मतलब होता है सेल या कोशिका, जबकि ल्यूको टर्म का मतलब क्या होता है? व्हाइट। तो व्हाइट कलर वाली सेल्स कौन सी? तो आप बताओगे वो डब्ल्यूबीसी। करेक्ट है, ये तो बढ़ाया आपको मैंने। एरिथ्रोसाइट का मतलब क्या था? रेड कलर वाली। ऐसे ही ल्यूकोसाइट्स का मतलब क्या है? व्हाइट कलर वाली। अब जैसे जैसे हमने आरबीसी में पॉइंट्स पढ़े थे, वैसे वैसे हमें बहुत सारे पॉइंट्स डब्ल्यूबीसी में पढ़ने हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला पॉइंट आपसे पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी की खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? डब्ल्यूबीसी की खोज किसने की थी? आप बताएंगे। 2 साइंटिस्ट ने मिलकर इसकी खोज की थी। पहले हैं एंड्रल और दूसरे हैं एडिसन। एंड्रल एंड एडिसन नाम के 2 साइंटिस्ट ने डब्ल्यूबीसी की खोज की। डब्ल्यूबीसी वाज डिस्कवर्ड बाय एंड्रल एंड एडिसन। डब्ल्यूबीसी की खोज एंड्रल एंड एडिसन ने की थी।
नेक्स्ट बात आती है कि WBC की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, संख्या में कितनी होनी चाहिए। तो याद कीजिए आप मेरी लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि जो WBC होती हैं वो थाउजेंड्स में होती हैं, जबकि RBC किस में होती हैं, मिलियंस में, और जबकि प्लेटलेट्स किस में होती हैं, लैक्स में, लाखों में। अब WBC किस में है, थाउजेंड्स में। कितने थाउजेंड होती हैं, आप लिखेंगे 8000 से 10,000 पर 100 ml HB का मतलब क्या है यहां पर मैम, आपने बताया था HB4 हीमोग्लोबिन, और कहने का मतलब है मैम 100 ml हीमोग्लोबिन में 8 से 10,000 होनी चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आते हैं कि जो RBC और WBC हैं उसकी क्वांटिटी का रेशियो क्या है। वैसे रेशियो अनुपात तो आपको तीनों का याद करना है, RBC WBC प्लेटलेट्स तीनों का याद करना है। ठीक है, आप याद रखिए RBC मिलियंस में है मैम, और इतनी ज्यादा मिलियंस है ना, लिखवाया था ना मैंने 4.5 से 5.5 मिलियन पर 100 ml HB। यहां पर बेचारी WBC हजारों में है, और कितनी सी हजार, 8 से 10,000। तो इनकी क्वांटिटी का अनुपात आप बताएंगे 600:1 होता है, 600:1 होता है। पहला क्वेश्चन था WBC किस कलर की होती है। WBC को साइंटिफिक नेम में क्या बोल सकते हैं, मतलब साइंस की लैंग्वेज में, नॉट साइंटिफिक नेम, साइंस की लैंग्वेज में आप ल्यूकोसाइट्स बोल सकते हो। मैम इसकी खोज एंड्रल एंड एडिसन ने की थी। क्वांटिटी मैम इतनी होनी चाहिए, RBC WBC का रेशियो इतना होना चाहिए। लास्ट क्लास याद करो मेरी, मैंने आपको बताया था जो जितनी कम होंगी क्वांटिटी में वो साइज में क्या होंगी, उतनी ही बड़ी होंगी। तो आप नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए इट इज लार्जेस्ट ब्लड सेल्स, it is largest blood cells, it is largest blood cells। आपसे पूछे ब्लड में सबसे बड़ी सेल्स कौन सी होती हैं, रुधिर की सबसे बड़ी कोशिकाएं पूछा जाए तो रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती हैं, WBC या व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं सबसे बड़ी कोशिकाएं। ठीक है, ब्लड में RBC WBC प्लेटलेट्स को देखोगे तो सबसे बड़ी कौन सी दिखेंगी आपको, WBC दिखेंगी। ठीक है, चलो ये बात आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो WBC है ये इतनी आती कहाँ से है, ये कहाँ बनती हैं, जहां खून बनता है वहीं पर क्या बनती हैं, WBC। इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, इनका निर्माण कहाँ होता है, आप बताओगे इन बोन मैरो। कहाँ पर, बोन मैरो में, और हिंदी में बोलेंगे अस्थि मज्जा में। ये कहाँ बनती हैं, ये भी मैम बोन मैरो में बनती हैं। और बोन मैरो क्या होता है, आपने मैम पढ़ाया था कि ऐसे मान लो एक हड्डी है, इस हड्डी के बीच में ये जो खोखला वाला पार्ट पड़ा होता है, इस पे लिक्विड होता है, एक तरफ रेड कलर वाला होता है, एक तरफ व्हाइट और एक तरफ येलो वाला। इस येलो से फैट वगैरह सिंथेसिस होती है, यहाँ से जो व्हाइट कलर का होता है उससे आपकी WBC बनती है, और जो रेड कलर वाला होता है उसकी RBC बनती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि हमारे बॉडी में खून या RBC WBC कहाँ बनती हैं, हमारे बोन मैरो में बनती हैं। नेक्स्ट मैम बन तो गई, अब ये कितने दिन तक सरवाइव करती हैं, इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, इनका जीवन काल कितना होता है, ये कितने दिन तक सरवाइव करेंगी, आप बताओगे ओनली 2 to 4 days। कितने दिनों तक, 2 से 4 दिन तक ये सरवाइव करती हैं, है ना। फिर क्या हो जाएगा मैम सॉरी देखिए ये आपकी WBC है, और आप जानते हैं कि WBC व्हाइट ब्लड सेल, और सेल का मतलब क्या होता है, सेल, और सेल एक टाइम के बाद क्या हो जाती है, डेड हो जाती हैं। तो जो WBC है आपकी वो डेड होने के लिए कहाँ जाती हैं, वो मरने के लिए कहाँ जाती हैं, उनकी मृत्यु कहाँ होती है, कहीं नहीं जाती हैं, वो ब्लड में ही मर जाती हैं। कहाँ मर जाती हैं, वो खून के अंदर, वो रुधिर के अंदर ही मर जाती हैं। उसके बाद वो वापिस रीजनरेट भी कहाँ हो जाती हैं, आप बताओगे इनका रीजनरेशन इज ऑल्सो टेक प्लेस इन ब्लड। इनका पुनः निर्माण मरने के बाद अगर ये वापस भी बनेंगी तो कहाँ पर बनेंगी, ये ब्लड में ही बनेंगी। बट याद कीजिए लास्ट क्लास हमारी RBC कहाँ जा रही थी मैम, लीवर और स्प्लीन में जा रही थी, इसीलिए इन दोनों को क्या बोला था, RBC का ग्रेवयार्ड। बट बेचारी WBC है वो सबसे पहले बनेंगी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो कहाँ पर बनेंगी, टेक प्लेस इन बोन मैरो।
कितने दिन सरवाइव करेंगी? 2 से 4 दिन। मरने के लिए कहाँ जाएंगी? ब्लड में। वापिस कहाँ बनेंगी? ब्लड में ही वापिस रीजनरेट हो जाएंगी। अब बात आती है नेक्स्ट कि मैम इनका आकार कैसा होता है। अगर आप इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखोगे तो इनका आकार कैसा दिखेगा, जैसे आरबीसी कैसे दिखेंगी, अगर वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुई मिलेंगी तो वो अंडा आकार की बाइकॉन्केव दिखेंगी। बट अगर वो एकदम फ्री मिलेंगी, मतलब वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुई नहीं मिलेंगी, तो वो कुछ गोल जैसे दिखेंगी, स्फेरिकल गोल आकार के दिखेंगी। बट अगर आप डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं तो डब्ल्यूबीसी का कोई भी फिक्स आकार नहीं दिखेगा, ये आपको इर्रेगुलर शेप में दिखेंगी। इनका आकार निश्चित नहीं होता है, ये अनिश्चित आकार की होती हैं, ये अनिश्चित आकार की होती हैं, कोई भी फिक्स आकार नहीं है इनका। बट कभी कभी मैम बुक्स में लिखा हुआ होता है कि इनका आकार अमीबा के जैसा होता है, जस्ट लाइक शेप ऑफ अमोइबा, अमीबा के आकार के जैसा। तो मैं आपको यहाँ पर एक डाउट क्लियर कर दूं कि अमीबा भी इर्रेगुलर होता है, उसका भी कोई निश्चित आकार नहीं है। देखिए आपकी डब्ल्यूबीसी है, वो आपको ऐसे दिख सकती हैं, वो आपको ऐसे दिख सकती हैं, वो आपको ऐसे भी दिख सकती हैं, वो आपको कैसे भी दिख सकती हैं। जैसे भी ब्लड में इनको फिट होने के लिए स्पेस मिलता है वो वैसे ही फिट कर लेती हैं अपने आप को। तो याद रखिएगा जो डब्ल्यूबीसी हैं उनका आकार इर्रेगुलर होता है या अमीबा के आकार की जैसी होती हैं। किसके जैसी? अमीबा के आकार के जैसी होती हैं। अब मैम अमीबा का आकार क्यों बदलता रहता है? आप 3rd क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि अमीबा अपना आकार बदलता रहता है। क्यों? जरा ध्यान से सुनिए। इस धरती पर जो लिविंग्स है ना, लिविंग्स क्या है? सजीव। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पर लिविंग्स के बारे में तो पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे सजीवों के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं। जो लिविंग्स है ना वो 2 टाइप के हैं। एक है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब है एक कोशिकीय जीव, नाम से क्लियर है, जिनमें एक ही कोशिका पाई जाती है, उनको क्या बोलते हैं आप? यूनिसेलुलर। ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल और सिंगल टाइप्स ऑफ सेल्स आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दूसरी साइड आते हैं आपके मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिकीय, बहुत सारी कोशिकाएं, बहुत सारे टाइप की सेल्स। ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, वे जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाएं और बहुत सारे प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हो, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते। गुड मॉर्निंग प्रतीक शर्मा, गुड मॉर्निंग। प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दे। गुड मॉर्निंग बहुत हो गया बच्चा, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। तो जरा ध्यान से सुनिए, जो अमीबा है वो क्या होता है? वो एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ होता है। आगे बताएंगे प्रोटोजोआ क्या होता है, वो बाद की बात है। आप याद रखिएगा ये एक कोशिकीय जीव है। क्या? अमीबा। अमीबा में ऐसे एक सेल है। अरे भैया पहली क्लास याद करो मेरी, मैंने क्या बताया था पहली क्लास में कि सबसे पहले क्या बनता है? सेल। सेल से क्या बनते हैं मैम? टिश्यूज बनते हैं, ऊतक बनते हैं। देन क्या बनते हैं मैम? ऑर्गन्स बनते हैं। और ऑर्गन से क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम बन रहे हैं, है ना। तो बट अमीबा जो है ना उसमें एक ही सेल बन पाया बेचारे में, एक ही सेल बन पाया बेचारे में। इसमें ना टिश्यूज बने, ना ऑर्गन बने, ना ऑर्गन सिस्टम बना, कुछ नहीं बना बेचारे में। इसमें एक ही सेल बना है। तो जब एक ही सेल है, यही सेल खाना खाने का काम करता है, यही सेल रेस्पिरेशन सांस लेने का काम करता है, यही सेल एक्सक्रीशन का काम करता है। तो भैया एक ही सेल है, यही इसका शरीर है, तो ये कैसे भी अपने आप को फोल्ड कर सकता है। कभी ये ऐसे रह लेगा, कभी ये ऐसे रह लेगा, कभी ये ऐसे रह लेगा। अमीबा कैसे भी रह सकता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि जो अमीबा है उसका कोई भी फिक्स आकार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैम अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक ही कोशिका है, तो एक ही शरीर है, एक ही सेल है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इनका लाइफ स्पेन 4 से 6 दिन या 2 से 4 दिन बिल्कुल सही है। कुछ बुक्स में 4 से 6 दिन लिखा हुआ होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑन एन एवरेज 2 से 4 दिन ही होता है, ठीक है। हाँ 6 दिन तक सरवाइव कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। किसने बोला? एक बच्चा बोल रहा है मैम मैंने कहीं पर पढ़ा था,
मतलब ऑन एन एवरेज जो है 2 से 5-6 दिन के बीच में ही रहती हैं। ठीक है, चलो ये याद रखिएगा। अमीबा को भी कोई फिक्स आकार नहीं है, ऐसे हमारी WBC का भी कोई फिक्स आकार नहीं होता है। ठीक है, चलो मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जिनमें बहुत सारी सेल्स, बहुत सारे टाइप की सेल्स, जैसे हमारे कान की सेल्स हैं वो अलग हैं। वो अमीबा एक प्रोटोजोआ होता है सुमित रावत, ठीक है, प्रोटोजोआ होता है। आगे पढ़ाएंगे प्रोटोजोआ क्या होता है। हमारी कान की सेल्स हैं, उनका सुनने का काम है। आंखों वाली सेल्स का क्या है? देखने का। टंग वाली, जीभ वाली का क्या है? टेस्ट का। नोज वाली का क्या है? स्मेल का काम है। तो मैम हम लोगों में तो बहुत सारी सेल्स हैं और बहुत सारे टाइप की भी सेल्स हैं, तो उनको क्या बोले? तो आप बताएंगे कि उनको मल्टी सेलुलर, उनको बहुकोशिकीय बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल 2 आते हैं। पहला है प्लांट सेल। जो पादप कोशिकाएं होती हैं वो कैसी हैं? वो बहुकोशिकीय हैं। क्यों हैं वो बहुकोशिकीय? क्योंकि मैम जो प्लांट है उनकी रूट्स वाली, जड़ों वाली सेल्स का अलग काम होता है, स्टेम वाली का अलग काम होता है। उसके बाद आप बताएंगे कि जो उसकी लीफ वाली है उसमें अलग काम होता है ना, तो आपको अलग अलग काम होता है। ऐसे ही आपसे पूछा जाए जो एनिमल सेल है, जो जंतु कोशिका है, उनमें भी बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारे टाइप की। तो याद रखिएगा जो प्रोटोजोआस होते हैं यूनिसेलुलर में आते हैं, अमीबा वगैरह, अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामोशियम, ये सब यहाँ आते हैं। जबकि मल्टी सेलुलर में कौन आता है? प्लांट एंड एनिमल। तो मैं आपको क्या पढ़ा रही थी? मैं आपको पढ़ा रही थी कि जो आपका WBC है उसका आकार फिक्स नहीं होता है। उसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित आकार का होता है, इर्रेगुलर होता है। और किसके जैसे? अमीबा के जैसे होता है, अमीबा के जैसे होता है। चलो ये बात आपको इतनी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर आपकी नेक्स्ट बात है कि WBC का काम क्या होता है, WBC का फंक्शन क्या है, क्या कार्य करती है। तो आप लिखेंगे इट गिव्स इम्यूनिटी, इट गिव्स इम्यूनिटी टू ह्यूमन बॉडी, इम्यूनिटी टू ह्यूमन बॉडी। यह मानव के शरीर को इम्यूनिटी देती है। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता। यह रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। कौन? तो आप बताएंगे WBC प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं। कैसे मैम? कैसे मैम? आपके बॉडी में कोई बीमारी हुई, कोई रोग हुआ, कोई डिजीज हुआ। राजेश ठाकुर कह रहे हैं लाइफ स्पैन ऑफ WBC 10 से 13 दिन दिखा रहा है। तो आप फिर गूगल से पढ़ लो बेटा। अगर राजेश ठाकुर आपको अगर गूगल से ही पढ़ना था तो आपने बैच में एनरोलमेंट क्यों लिया बच्चा? आप प्लीज करके गूगल से ही पढ़ लें। हाँ, जब आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में गूगल है, तो मुझे लगता है आपको गूगल से ही पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा WBC जो होती है उनका ऑन एन एवरेज लाइफ स्पेन 2 से 4 दिन होता है, बट बहुत सारी बुक्स में 4 से 6 दिन भी बोलता है, लिखा हुआ होता है। तो इसका काम क्या होता है आप बताएंगे? ये इम्यूनिटी देने का काम करती है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। कैसे आप बताओगे? कैसे? तो कैसे? विवेक शंकर आपको आगे समझ में आ जाएगा आपका डाउट। मैंने प्रोटोजोआ बोला है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर अंडे वंडे की बात नहीं की, मैंने प्रोटोजोआ बोला है। ठीक है, तो देखिए तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला? ये इम्यूनिटी देने का काम करता है। इम्यूनिटी क्या होता है? रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता। अब रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता का मतलब है हमारे बॉडी में बीमारी कब होती है, हमें डिजीज कब होती है? जब बाहर से कोई भी इन्फेक्शन आता है, कोई बाहर से संक्रमण आता है, तो वो आकर हमारे बॉडी में क्या कर देता है? हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्टेड कर देता है, संक्रमित कर देता है और हमें बीमारियां हो जाती हैं। तो WBC क्या करता है? बाहर से आए हुए जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। कैसे? तो जैसे अमीबा करता है वैसे।
अमीबा और जो WBC है ना, उनका एक जैसा ही प्रोसेस होता है काम करने का। कैसे? तो देखिए कैसे काम करता है। एक पॉइंट पहले आपको एक पॉइंट और याद रखना है। देखो जो WBC होती है ना, उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। तो नेक्स्ट फॉर्म में लिखिए, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन WBC, इज प्रेजेंट इन WBC। WBC में केंद्रक पाया जाता है। बट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो मैच्योर RBC होती है, मैमेलियन RBC होती है, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि यहाँ पर केंद्रक पाया जाता है। तो याद रखिएगा, WBC ऐसी है, मान लो ऐसी दिखी है आपको, तो उसके सेंटर में क्या दिखेगा? हमें न्यूक्लियस दिखेगा। आपको क्या दिखेगा? आपको केंद्रक दिखेगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। जबकि RBC हमें कैसे दिखेगी? तो मैम RBC में ये न्यूक्लियस होता ही नहीं है, RBC ऐसी दिखेगी, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। अब बात आती है कि WBC कैसे काम करता है। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है मैम WBC कैसे काम करता है? जैसे आपका अमीबा काम करता है वैसे WBC काम करता है। कैसे काम किया? मान लो यहां पर ऐसे एक अमीबा है, सेम प्रोसेस आपका WBC का, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए ये आपका एक अमीबा है, या आप मान सकते हैं एक WBC है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका मैंने अमीबा मान लिया। सेम प्रोसेस यहां होना है, एक ही बात है। ये आपका एक अमीबा है और इस अमीबा के सेंटर में यहां पर न्यूक्लियस है। यहां पर क्या है? उसका केंद्रक है। क्या है? उस यहां पर केंद्रक है। ठीक है, अब एक पॉइंट याद रखिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये केंद्रक है, ये बाहरी मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये केंद्रक है। केंद्रक और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एक लिक्विड रहता है। इस लिक्विड को, ये जेली जैसा लिक्विड है। जेली खाते थे ना पहले, एक टॉफी आती थी जेली जैसी, है ना, तो वो खाते थे हम, खाते थे ना जेली, उसके जैसा, मतलब थोड़ा गाढ़ा लिक्विड होता है। इसको क्या बोलते हैं आप बताएंगे? ये जेली लाइक लिक्विड जो होता है ना, जो जेली जैसा तरल पदार्थ है, उसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। क्या नाम देते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब होता है सेल, कोशिका, प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड, द्रव। वो द्रव जो कोशिका के अंदर है, वो द्रव जो किसके अंदर है? कोशिका के अंदर है। ठीक है, कहां पे होता है? आप बोलोगे बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। केंद्रक की झिल्ली और बाहरी झिल्ली के बीच में एक जेली जैसा तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसको कोशिका द्रव कहते हैं। हो गया, समझ में आ गया? धर्मवीर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलो देखो मैम, ये अमीबा है, ये अमीबा का न्यूक्लियस था, इसके बीच में एक मैम ऐसे साइटोप्लाज्म नाम की चीज होती है। वैसे 3 तरीके के लिक्विड होते हैं, एक होता है प्रोटोप्लाज्म, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, एक होता है साइटोप्लाज्म। आगे हम पढ़ाएंगे आपको डिफरेंस इनमें, अभी नहीं पढ़ना हमें इतना। मान लो ये अमीबा है, इस अमीबा को यहां पर एक बैक्टीरिया दिख गया, एक जीवाणु दिख गया, इसको इसने खाने की कोशिश की, ये इसका खाना है, ये इसको एक जीवाणु दिख गया इसको, और WBC है तो WBC को क्या दिख गया? कोई फॉरेन पार्टिकल दिख गया, कोई इन्फेक्शन दिख गया जो बाहर से आया है। फॉरेन पार्टिकल का मतलब होता है जो हमारे शरीर का नहीं है, जो बाहर से आया। ठीक है, वो यहां पर आया। अब क्या होगा? ये जो आपका अमीबा है, ये इसके पास में, इसके नजदीक जाने के लिए कोशिश करेगा। ये इसके नजदीक जाने के लिए कोशिश करेगा तो अपना आकार बढ़ाएगा, ये अपना साइज क्या कर देगा? बढ़ा लेगा। मैंने बताया था WBC और अमीबा का आकार फिक्स नहीं होता, तो ये क्या करेगा? तो ये अपना आकार बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा? इस साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करेगा। जब साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, इसके ऊपर दाब पड़ेगा और इसका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये इतना बढ़ गया, मतलब इसके नजदीक चला गया। ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका साइटोप्लाज्म, ये इसका न्यूक्लियस। अब क्या करेगा? इसके पास में तो पहुंच गया, बट अमीबा में कोई हाथ पैर तो होते ही नहीं है बेचारे में, है ना, कोई हाथ नहीं है, कोई पैर नहीं है, क्योंकि मैम बेचारा वो तो पहले से ही सिंगल सेलुलर है ना। अब क्या करेगा? झूठे हाथ पैर बनाने की कोशिश करेगा।
ये झूठे हाथ पैर बनाने की कोशिश करेगा, ये ऐसे झूठे पैर बना लेगा इसको पकड़ने के लिए, इस बैक्टीरिया को खाने के लिए, पकड़ने के लिए ऐसे चोंच बना लेगा अपने आगे, है ना, ऐसे झूठे हाथ पैर बना लेगा और इसको एकदम अपने अंदर कैच कर लेगा, इसको पकड़ लेगा, ठीक है। और एंड में ये कहाँ इसको अपने अंदर खा जाएगा। ये इसका न्यूक्लियस था, यहाँ ये बाहर वाला ये बैक्टीरिया आ गया। मैम अमीबा और डब्ल्यूबीसी ने कोई इन्फेक्शन देखा, कोई बैक्टीरिया देखा, तो क्या हुआ, इसने अपने साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ाया, आकार बढ़ाया, और साइटोप्लाज्म को बढ़ाया तो इसका आकार बढ़ा, उसके पास में चला गया। अब उसने झूठे पैर बनाए इसको पकड़ने के लिए, और इन झूठे जो पैर हैं, जो फॉल्स लेग हैं, इनको नाम दिया जाता है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, देखो स्यूडो का मतलब होता है यहां पर झूठा, फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है लेग्स, फॉल्स लेग, झूठे पैर, और बाद में क्या करेगा, इसको अंदर खा जाएगा। ये इसका न्यूक्लियस था, इसका केंद्रक था, और ये जो भी बाहर से आया था फॉरेन पार्टिकल वो। तो ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही मान लो मेरा शरीर है, मेरे बॉडी में डब्ल्यूबीसी है, मैंने सांस लिया, सांस लेने के साथ कोई फॉरेन पार्टिकल चला गया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला गया, कोई सूक्ष्म जीव, कोई बैक्टीरिया चला गया, वो बैक्टीरिया मेरे लिए हार्मफुल है, मेरी डब्ल्यूबीसी क्या करेंगी, तुरंत उसको देखेंगी, देखने के बाद अपना आकार, अपना साइज बढ़ाएंगी, साइज बढ़ाने के बाद क्या करेंगी, उसके पास जाएंगी, ऐसे झूठे पैर बनाएंगी, उसको अपने अंदर खा जाएंगी। मुझे उसने बीमारियों से बचा दिया, और बीमारियों से बचने के लिए मतलब रोगों के प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कर दी। कहने का मतलब उसने मुझे क्या दे दिया, उसने मुझे इम्यूनिटी दे दिया। तो इसीलिए हम डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिए। डब्ल्यूबीसी के बहुत सारे नाम होते हैं। ये जो मैंने प्रोसेस बताया है ना आपको इतना सारा ये बनाकर, इस प्रोसेस का नाम होता है फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को नाम देते हैं फैगोसाइटोसिस प्रोसेस, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं भक्षण करने की प्रक्रिया, भक्षण करने की प्रक्रिया, ऐसे किया जाता है भाई भक्षण, है, ठीक है। तो अब एक बात याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि डब्ल्यूबीसी कौन सी प्रोसेस करती है, फैगोसाइटोसिस। अमीबा कैसी प्रोसेस करता है, फैगोसाइटोसिस करता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि ऐसी सेल्स जो फैगोसाइटोसिस करती हैं उनका नाम क्या होता है, आप बताओगे। ऐसी सेल्स को फैगोसाइटिक सेल कहा जाता है, भक्षण करने वाली कोशिकाएं। तो आपसे पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी कैसी हैं, आप बताओगे भक्षण करने वाली कोशिकाएं हैं, फैगोसाइटिक सेल हैं। तो मैंने डब्ल्यूबीसी का एक नामकरण कर दिया, मैंने डब्ल्यूबीसी को एक नाम दे दिया। पहला नाम क्या, फैगोसाइटिक सेल। दूसरा हमें क्या देती हैं, इम्यूनिटी, तो इसको मैंने लिख दिया इम्यून सेल्स, इनको बना दिया मैंने इम्यून सेल्स। तीसरा इनको बोलते हैं आप सैनिक कोशिकाएं। सैनिक कोशिकाएं, जैसे जो सैनिक होते हैं वो हमारी सीमा पर सुरक्षा करते हैं, ऐसे हमारे कोशिकाओं में, हमारे बॉडी में जो डब्ल्यूबीसी हैं वो हमारा कोशिकाएं क्या करती हैं, वो भी क्या करती हैं, वो भी हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। नेक्स्ट आप इनको बोल सकते हो बॉडीगार्ड सेल्स। जैसे बॉडीगार्ड किसी की सुरक्षा करता है, वैसे हमारे बॉडी की सुरक्षा कौन देता है, हमें डब्ल्यूबीसी देता है। नेक्स्ट 5 नंबर पे आप इनको बोल सकते हो फाइटर सेल्स, लड़ाई करने वाली कोशिकाएं। किसके साथ लड़ाई करेंगी, मैम जो इन्फेक्शन आया है, जो संक्रमण आया है उसके साथ क्या करेंगी, लड़ाई करेंगी। तो जरा बताइए, आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फैगोसाइटिक सेल कौन सी ब्लड सेल्स को कहा जाता है, डब्ल्यूबीसीज आर ऑल्सो नोन एज फैगोसाइटिक सेल्स। या पूछे फैगोसाइटोसिस प्रोसेस क्या होता है, आप बताएंगे अपना साइटोप्लाज्म इंक्रीज करके कोई भी सेल जब कोई इन्फेक्शन को ऊपर अटैक करके उसको ऊपर अंदर ले लेती हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम फैगोसाइटोसिस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इम्यून सेल्स किसको बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी।
जो आपके सोल्जर सेल किसको बोलते हैं आप बताओगे? सैनिक कोशिकाएं WBC, बॉडीगार्ड कोशिकाएं WBC, फाइटर सेल्स या इन्फेक्शन को मारने वाली सेल्स कौन सी? WBC। और ये जो झूठे पैर बनाए हैं उसको हमने क्या बोला है आप बताएंगे? इन झूठे पैर को हमने नाम दिया मैम स्यूडोपोडिया, स्यूडो फॉल्स लेग, स्यूडोपोडिया। ये होता है आपका WBC का काम करने का तरीका। ऐसे WBC काम करती हैं। इम्यून सिस्टम में WBC बहुत बड़ा पार्ट रोल अदा करती हैं, ये आप याद रखिएगा। रियाज खान, अगर आपने एक बार और कमेंट किया कि लाइव क्लास है, आप यहां से ब्लॉक कर दिया जाओगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलो अब बात आती है कि मैम WBC के टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार की WBC होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की WBC होती हैं, कैसे वो काम करती हैं, तो आप लिखोगे। कभी कभी आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा कि WBC 2 प्रकार की होती हैं, कभी कभी बुक्स में लिखा होगा WBC 5 प्रकार की होती हैं। मैं आपके दोनों डाउट क्लियर कर देती हूँ कि ऐसा क्यों लिखा हुआ होता है। आप बताओगे WBC के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो 2 ही होते हैं, कौन कौन सा? नंबर 1 इज ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स हिंदी में बोलते हैं कणिकामय WBC। जो डॉट, जो कणों के पार्टिकल्स में, ऐसे कणों की फॉर्म में होती हैं, ऐसे डॉट पार्टिकल्स की फॉर्म में होती हैं, उनको आप बोलते हो ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी साइड आता है एग्रैन्युलोसाइट्स। एग्रैन्युलोसाइट्स, एक साइड था ग्रैन्युलोसाइट्स, दूसरी साइड है एग्रैन्युलोसाइट्स, और हिंदी में बोलते हैं अकणिकामय, अकणिकामय। ठीक है, जो डॉट पार्टिकल्स या कणों के पार्टिकल्स में फॉर्म में नहीं होती। अब पूछा जाता है ग्रैन्युलोसाइट्स कितने टाइप की होती हैं, आप बताओगे 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? मैम हिंदी के वर्ड भी यूज लिया करो, इससे ज्यादा मैं हिंदी नहीं पढ़ा सकती, इससे ज्यादा आपको इस दुनिया में कोई भी मास्टर या मास्टरनी इससे ज्यादा हिंदी नहीं पढ़ा सकती। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप क्लास क्विट कर सकते हैं। इससे ज्यादा बायो की हिंदी होती ही नहीं है। कौन बोल रहा है ये? मुझे इसका नाम चाहिए जो बोल रहा है कि हिंदी भी यूज करो। इससे ज्यादा हिंदी तो आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगी। अब कुछ टर्म्स हैं, लक्ष्मण मीना कह रहे हैं हिंदी वर्ड का यूज भी किया करो मैम। लक्ष्मण मीना मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इससे ज्यादा WBC को WBC लिखा हुआ मिलेगा। ये कणिका में लिख दिया मैंने, ये कणिका में मिल दिया। इससे ज्यादा हिंदी की उम्मीद मुझसे ना ही करें तो अच्छा है। ठीक है, चलो हाँ, आपको कुछ भी कमेंट करना है तो आप ब्लॉक कर दिए जाओगे यहां से, मैंने बता दिया है आपको। तो पहला है बेसोफिल्स। 1 नंबर पे आती हैं WBC, उनको बोलते हैं बेसोफिल्स। दूसरी आती है यहां पर न्यूट्रोफिल्स। दूसरी WBC कौन सी है आप बताओगे? न्यूट्रोफिल्स हैं। कौन सी? न्यूट्रोफिल्स हैं। तीसरी WBC, तीसरी का नाम होता है इसिनोफिल्स। तीसरी का नाम होता है इसिनोफिल्स या इओसिनोफिल्स भी लिखा हुआ होता है इसको, इसिनोफिल्स। 3 WBC तो ये हो गई। ठीक है, ये तीनों कौन सी हैं? ये ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। ठीक है, दूसरा यहां पर एग्रैन्युलोसाइट्स कौन सी हैं? एग्रैन्युलोसाइट्स कौन सी होती हैं आप बताओगे? 2 होती हैं। और कौन कौन सी आप बताओगे? नंबर 1 इज मोनोसाइट। अगर एस लगा रहे हो तो इनके आगे भी एस लगाओ, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स। दूसरी आती हैं लिम्फोसाइट्स। दूसरी आती हैं लिम्फोसाइट्स। सेम नाम हिंदी में। इससे ज्यादा कोई टीचर कितना हिंदी पढ़ा सकता है, मुझे समझ में नहीं आता तुम लोगों की प्रॉब्लम का। ठीक है, क्लास छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। जुबेर नौमानी, आपसे किसी ने यहाँ पे एडवाइस नहीं मांगी थी आपसे, तो प्लीज आप अपनी एडवाइस अपने तक रखें। ठीक है, हिंदी मत बताना क्योंकि मैम बायोलॉजी हिंदी में समझ में नहीं आता है। यस, आई नो वेरी वेल। ठीक है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स भी अगेन 2 टाइप की होती हैं, B and T लिम्फोसाइट। कुछ समझ में आया क्या पढ़ा रहे हैं? मैंने पढ़ाया कि WBC के टाइप देखो, कभी कभी बुक्स में लिखा होता है 5 टाइप की। वो क्या कहते हैं डायरेक्टली इनको देखो 1 नंबर दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, इसको 5 दे दिया।
बट कभी कभी यहाँ पर दिया होता है कि WBC दो टाइप की होती है। नंबर 1 इज ग्रैनुलोसाइट्स, नंबर 2 इज एग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, चलो ये आप याद रखेंगे, ये 5 टाइप की। अब आपसे एग्जाम में इनके क्या पूछा जाएगा, फंक्शंस पूछे जाएंगे कि जरा बताइए एलर्जी के टाइम पर कौन सी WBC काम करती हैं, या आपसे पूछा जाएगा वैक्सीनेशन के टाइम पर कौन सी। रियाज खान को आप यहां से ब्लॉक कर दीजिए प्लीज, रियाज खान को ब्लॉक कर दीजिए प्लीज। हाँ देखिए, तो अब आपको पढ़ना है कि यहां से कौन कौन सी WBC कैसे काम करती हैं। नंबर वन यहां पर 1 नंबर पे आती हैं। कौन सी पढ़ोगे आप, चलो बेसोफिल से ही स्टार्ट कर लो, है ना। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप बेसोफिल से ही स्टार्ट कर लो। 1 नंबर पर है बेसोफिल्स। हिंदी में बोलते हैं बेसोफिल्स, हिंदी में सेम नाम होता है बच्चा, बेसोफिल्स ही बोलेंगे इसको। जरा देखिए बेसोफिल्स कब काम करती हैं, ठीक है, कैसे काम करती हैं। देखिए बेसोफिल्स कब काम करती हैं। पहला आपसे एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा कि बेसोफिल्स कब काम करती हैं, आप बताना एलर्जी के टाइम पर काम करती हैं। जब भी हमारे बॉडी में किसी भी टाइप का एलर्जी होता है तो उस टाइम पर बेसोफिल्स काम करती हैं। कैसे काम करती हैं, प्लीज संतोष कुमार को यहां से ब्लॉक कीजिए, संतोष कुमार को यहां से ब्लॉक किया जाए जिसने अभी कमेंट किया है। देखो कैसे काम करती हैं बेसोफिल्स काम कैसे करती हैं वो सुनिए। यहाँ पर एडवाइस देने वाले बच्चे नहीं चाहिए, जो पढ़ना है सिर्फ वही बच्चा यहाँ पर पढ़ पाएगा। जो फालतू कमेंट होंगे उनको तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। एज आई सेड इन प्रीवियस क्लासेस, मैंने पहली क्लास में इस क्लास के रूल समझाए थे कि आप ना तो कभी ये पूछोगे कि कौन सा सिलेबस कौन सा सब्जेक्ट कब चलेगा, क्योंकि हमें अच्छे से पता है। और आप क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, मुझे लगता है आपको पता लग गया होगा। आप प्लीज उपकर कुमार को ब्लॉक कीजिए यहां से, उपकर कुमार। रियाज खान को सबसे पहले ब्लॉक कीजिए, रियाज खान। उसके बाद दूसरे हैं संतोष कुमार और तीसरे हैं उपकर कुमार। आप इन तीनों का नंबर ब्लॉक कर दीजिए। जो हमारी क्लास के रूल फॉलो नहीं करेगा, हमारे कंपनी के जो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे, उनको नहीं अलाउ किया जाएगा। अगर आपने पे किया है तो आपका रिफंड हो जाएगा तीनों लोगों का। जब आप में एटिकेट नहीं है ऑफिसर बनने वाले, तो आप यहां पर फालतू टाइम ना वेस्ट करें, ना अपना ना किसी और का। ठीक है, चलो देखिए कैसे काम करती हैं WBC। ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर एक टर्म लिखा है एलर्जी। ये एलर्जी के टाइम पर काम करती है। पहली बात तो मैम ये एलर्जी होता क्या है, क्या होता है एलर्जी। जब भी मैम कोई खराब केमिकल या धूल मिट्टी के पार्टिकल्स या कोई पेंट के पार्टिकल्स, कोई भी मतलब आप धूल मिट्टी वाले एरिया में चले गए, है ना, या फिर आप कोई भी मतलब खराब केमिकल खा लिया आपने, कोई खराब सॉल्ट खा लिया, कोई आउटडेटेड आपने टैबलेट खा ली, है ना, तो ये सब खा ली तो आपके बॉडी में क्या हो जाता है, एलर्जी हो जाता है। वो एलर्जी क्यों होता है, ठीक है मैम, पेपर में आए WBC 5 या 2 प्रकार की, तो आप प्लीज करके 5 ही प्रकार के लें। ठीक है, देखिए तो क्या होता है यहाँ पर एलर्जी कब होती है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप बाहर से आपके बॉडी में कोई खराब पार्टिकल आता है, कोई खराब कण आते हैं, तो वहां पर क्या होता है, आपके बॉडी में एक केमिकल सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। कौन सा केमिकल आप बताओगे, एक हिस्टामिन नाम का केमिकल सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो हिस्टामिन केमिकल है ना, आप लिखिएगा इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी रिएक्शंस। ये 2 टाइप से काम करती हैं आपकी WBC। ध्यान से सुनना, दोनों अच्छे से सुनना। पहला देखो, पहला, जब भी हमारे बॉडी में कोई बाहर से खराब पार्टिकल आता है तो उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती हैं बेसोफिल्स। देखो कैसे काम करती हैं,
एलर्जी के टाइम पर काम करती हैं। एलर्जी क्या हुई मैम? बाहर से कोई भी खराब पार्टिकल आया, वो खराब पार्टिकल आया तो हमारे बॉडी में एक हिस्टामिन केमिकल बनना स्टार्ट हो गया, और हिस्टामिन केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी रिएक्शंस। आपसे एग्जाम में पूछे कि किस केमिकल, किस रसायन की वजह से हमें एलर्जी होती है, तो आप बताएंगे हिस्टामिन की वजह से एलर्जी होती है। तो याद रखिएगा कि आपकी जो बेसोफिल्स हैं वो क्या काम करेंगी? वो एलर्जी के टाइम पर एक्टिवेट होंगी, और ये क्या करेंगी? आप क्या करेंगी? यहाँ पर आपकी बेसोफिल्स अब क्या करेंगी? एक्टिवेट होकर तुरंत इस हिस्टामिन के सिक्रेशन को डिक्रीज कर देंगी, इसको कम कर देंगी, और आपकी एलर्जी क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो आपके 2 क्वेश्चन बन गए यहां पर एग्जाम में। पहला क्वेश्चन क्या? अरे रुक जाओ यार, ये कौन है? ये इसको इतनी चुल क्यों होती है आप लोगों को? फिर बोलते हैं कि मैम को गुस्सा आता है। क्या बोल रहे हैं? रुक जाओ, ये कौन है जो इतना आगे चल रहा है कि मैम ये ब्लड सर्कुलेशन में काम आती है? कौन है ये? रुक जाओ अभी, तो मैं बता रही हूं, मैं यहां से सबको ब्लॉक करवा दूंगी अगर फालतू के कमेंट किए तो। यहां पर सोनू सूर्या मैम, मैं आपको पुराना स्टूडेंट हूं, वहां आपने लिखाया था कि बेसोफिल्स ब्लड सर्कुलेशन करती हैं, तो तुम लोग थोड़ा सा रुक तो जाओ। ज्यादा आगे पढ़ने की प्रॉब्लम है क्या तुम लोगों में? समझ में नहीं आता है क्या? एटिकेट्स रखो क्लास में पढ़ने के लिए। यहां पर मैंने 2 एरो बनाए हैं, तो सिर्फ पहला ही एरो कंप्लीट हुआ है मेरा, दूसरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर नहीं पढ़ाया तो आप बोल सकते हैं, ठीक है? चलो, जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ना नहीं है, फालतू के यहां पे कमेंट करने हैं। देखिए, सबसे पहला है बेसोफिल्स कब काम करती हैं? अच्छा देखो, आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन क्या बना? किस केमिकल कंपाउंड की वजह से आपको क्या होता है? एलर्जी। आप क्या बताओगे? हिस्टामिन केमिकल जब बनने लग जाता है तो हमें एलर्जी होता है। फिर इस हिस्टामिन केमिकल के सिक्रेशन को डिक्रीज कौन करता है? बेसोफिल करता है, और आपकी एलर्जी क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। मैं आपको एक बात बता दूं, बेसोफिल के साथ साथ कभी कभी जो इसिनोफिल्स होती हैं ना, ये भी एलर्जी के टाइम पर काम करती हैं। तो कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मान लो ऐसे एक क्वेश्चन पूछा, आपसे पूछा कि एलर्जी के टाइम पर एक्टिवेट होने वाली डब्ल्यूबीसी का नाम बताओ, और वहां पर ऑप्शन में बेसोफिल नहीं हुआ और इसिनोफिल है, तो आप इसको सही कर देना। वैसे ज्यादा काम करती हैं एलर्जी के टाइम पर बेसोफिल, बट कभी कभी बेसोफिल के साथ जुड़कर इसिनोफिल भी काम करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ठीक है, तो ये पॉइंट एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया जो आप याद रखेंगे। अब दूसरा पॉइंट आओ, अब दूसरा बेसोफिल्स का काम क्या होता है? दूसरा जो एक महानुभव बोल रहे थे सोनू सूर्या, तो आप मुझे इस पॉइंट पे आने तो देते, उसके बाद आप पूछ लेते। देखो, ये क्या करती हैं? ये एक एंटी क्लोटिंग प्रोटीन बनाती हैं। तो नेक्स्ट वन में लिखिएगा, इट प्रोड्यूस एंटी क्लोटिंग प्रोटीन, और ब्रैकेट में लिखना है आपको हिपैरिन। ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको? हिपैरिन। हिंदी में क्या लिखोगे? ये कोशिकाएं या ये डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं रुधिर का थक्का नहीं जमने वाले कारक का निर्माण करती हैं। देने वाले कारक, या आप बोल सकते हो कारक, या ब्रैकेट में लिखेंगे प्रोटीन लिख लो, चलो सीधा ही लिख लो, प्रोटीन का निर्माण करती हैं। ये मैम, ये लाइन तो बिल्कुल समझ में नहीं आए। मैंने क्या लिखा है एक बार फिर बोलिए जरा। मैम ने लिखा इट प्रोड्यूस एंटी क्लोटिंग प्रोटीन हेपैरिन। ये कोशिकाएं रुधिर का थक्का नहीं जमाने वाले प्रोटीन का निर्माण करती हैं। देखो जरा, देखो कैसे। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि क्लोटिंग का मतलब क्या होता है? जब हमारा खून ऐसे फाइबर की फॉर्म में आकर और ऐसे जमने लग जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? क्लोटिंग का प्रोसेस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम रुधिर का थक्का जमना बोलते हैं। बट मैम आपने एक बात ये भी बोली थी कि हमारे बॉडी में ये जो हमारा ब्रेन है, इस ब्रेन से लेकर हमारा जो नीचे एंकल वाला पार्ट है, जो हमारे टखने वाला पार्ट है,
वहां तक सारे दिन हमारे बॉडी में क्या होता है, खून सर्कुलेट होता रहता है। मैम आप एक साइड तो बोलते हो खून का क्लॉटिंग, एक साइड आप बोल रहे हो कि खून सर्कुलेट होता है। तो बच्चा याद रखिएगा, खून का क्लॉटिंग तभी बनता है जब आपको ब्लीडिंग होती है, जब आपको चोट लगती है तब ब्लड का क्लॉटिंग होता है, तब ये प्रोसेस होती है। बट हमारे बॉडी में खून सारा दिन सर्कुलेट होता रहता है। अगर खून सर्कुलेट हो रहा है, ऑक्सीजन, CO2, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, सारे के सारे विटामिन सब किसके अंदर होते हैं, खून के अंदर। तो ये सारी चीजें सर्कुलेट कौन करता है, खून करता है। तो मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि हमारे खून के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स के बीच में खून है उसका क्लॉट कभी भी नहीं बनना चाहिए। यस, मैं यही कहना चाह रही हूं कि जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है वो जब आपको चोट लगती है, जब ब्लीडिंग होता है उस टाइम पे होती है, बट अंदर कभी भी आपका खून नहीं जमना चाहिए। और अंदर खून को नहीं जमाने वाला कारक या फैक्टर प्रोटीन का नाम क्या होता है, हिपैरिन। इसको स्टार कर लेना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे बॉडी में खून किस प्रोटीन के कारण नहीं है, या हमारे बॉडी में ब्लड का क्लॉटिंग नहीं करने देने वाले प्रोटीन का नाम क्या है, आप बताओगे हिपैरिन होता है। ठीक है, क्लॉटिंग हमेशा कहां होती है, आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब है बाहर की तरफ, मतलब जहां पर ब्लीडिंग हो रही है, जहां पर खून निकल रहा है, वहां पर क्या होता है, क्लॉटिंग होता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूं। तो एक बच्चा बोल रहा था ना कि मैम ब्लड सर्कुलेशन में काम आती हैं। यस, तो इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने हिपैरिन बनाया। तो जरा बताइए, जब हिपैरिन नहीं बनेगा तो अंदर ही आपका खून ऐसे जम जाएगा। सोचो, ऐसे आपकी नसों में खून जमने लग जाएगा, ऐसे खून फाइबर की फॉर्म में ऐसे आकर ऐसे क्लॉट जमने लग जाएगा। और जब ऐसे क्लॉट जमने लग जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, आपका खून का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। तो खून को सर्कुलेट होने के लिए आपके पास बेसोफिल्स होनी चाहिए। तो जो बच्चा पूछ रहा था कि मैम आपने कभी लिखवाया था कि ब्लड सर्कुलेशन में काम आती है, तो 100% ट्रू बात लिखवाई। ब्लड सर्कुलेशन का मतलब है हिपैरिन बनाकर, और ये हिपैरिन ऐसे खून को सर्कुलेट करने का काम करेगा, मतलब ये क्लॉट नहीं बनने देगा। जिस दिन आपके बॉडी में हिपैरिन की कमी हुई उस दिन आपके बॉडी में ऐसे खून जमने लग जाएगा। देखो खून कैसे रहता है हमारे बॉडी में, जानते हैं आप कैसे रहता है खून? देखिए जरा, ऐसे आपका एक आर्टरी है या आपका कोई भी एक वेन है, ऐसे पाइप है आपके बॉडी में बहुत सारे, जैसे आपके हाथ और पैरों में, आगे पढ़ाएंगे हम आपको। इसके अंदर खून सर्कुलेट हो रहा था, ऐसे खून जा रहा था। अब हिपैरिन नहीं है, ये खून यहाँ जम गया। सोचो ऐसे जम गया खून। जब खून जम गया, ये जो आपकी ब्लड वेसल्स है ना, रुधिर वाहिकाएं हैं, ये ब्लास्ट कर जाएंगी, ये फट जाएंगी, ये फटना स्टार्ट हो जाएंगी और आपकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि आपके बॉडी में किसका सर्कुलेशन खत्म है, ऑक्सीजन का। और ये तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, खून में कौन, Hb का मतलब हीमोग्लोबिन। यस, एक बच्चे ने बहुत अच्छा बोला है कि मैम कुछ हिपैरिन तो लीवर भी बनाता है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बेसोफिल के साथ साथ जो आपका लीवर होता है वो भी हिपैरिन बनाता है। नेहा, मैंने आपका आंसर दे दिया है बच्चा, लीवर आपका आंसर होगा। ठीक है, अभिषेक प्यासी, थैंक यू वेरी मच अभिषेक। ठीक है, चलो तो याद रखिएगा, आपके लिए एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ गए। कौन सी WBC ब्लड सर्कुलेशन में हेल्पफुल होती हैं, आप बताओगे WBC। या पूछिए हिपैरिन का प्रोडक्शन कौन करता है, कभी लीवर ऑप्शन में आए तो लीवर भी आंसर सही कर सकते हैं, अगर बेसोफिल आए तो बेसोफिल भी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एलर्जी के टाइम पर कौन काम करता है, दूसरा आप बताएंगे। एलर्जी के टाइम पर मैम बेसोफिल, मेनली बेसोफिल काम करती हैं, बट कभी कभी आप क्या बोल सकते हैं, कभी कभी आपकी थोड़ी बहुत इसिनोफिल्स भी काम करती हैं। शुभम कुमार पूछ रहे हैं मैम प्लूरा शरीर का कौन से भाग में पाया जाता है? बच्चा, जो आपके फेफड़े होते हैं ना, फेफड़ा, इस फेफड़े के बाहर जो मेम्ब्रेन रहती है ना, इसी मेम्ब्रेन को आप प्लूरा बोलते हैं। ठीक है बच्चा, चलो आगे पढ़ाएंगे हम सारी बातें। एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम ब्लड बैंक में खून क्यों नहीं जमता? अरे रुक जाओ यार, सब पढ़ाएंगे। तुम लोगों को चुल बहुत है यार, सच में। चलो, तो आपका बेसोफिल का फंक्शन आपको समझ में आ गया। 2 नंबर पे लिखिए न्यूट्रोफिल्स, 2 नंबर पे लिखेंगे आप न्यूट्रोफिल्स। ठीक है,
और मैं आपको बता दूं, न्यूट्रोफिल के साथ साथ आप एक और लिख लो यहां पर, मोनोसाइट भी। मोनोसाइट के दो काम है, पहला काम मैं यहां बता रही हूं, दूसरा काम बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो आप लिखिए न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स के काम क्या होते हैं। मोनोसाइट के दो काम है, एक काम यहां पढ़ेंगे, एक बाकी का बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए न्यूट्रोफिल्स और जो मोनोसाइट्स होती है ना, इन दोनों को बोलते हैं फैगोसाइटिक सेल। क्या बोलते हैं इनको? फैगोसाइटिक सेल। अब तो आपको समझ में आ गया होगा फैगोसाइटिक सेल कौन सी है, जो कौन सी प्रोसेस करें मैम, जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करें। तो कहने का मतलब है ये दोनों सेल्स कौन सी प्रोसेस करती हैं, ये दोनों भक्षण करने की प्रोसेस करती हैं, भक्षण करने की प्रक्रिया। तो अब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कौन कौन सी ब्लड सेल्स फैगोसाइटिक सेल कहलाती हैं, पहला कौन सा था? WBC। दूसरा कौन सा है? न्यूट्रोफिल। तीसरा कौन सा है? मोनोसाइट। तो जो भी बाहर से इंफेक्शन आते हैं, जो हमें बीमारी करने आते हैं, तो जो हमें बीमारी करने आते हैं उन सारी बीमारियों को, मतलब मेनली मैं आपको बता दूं, अगर आप और भी एडवांस में एक पॉइंट सुनना चाहते हैं, तो ये भक्षण तो करती हैं, ये अटैक तो करती हैं, बट किस पर? तो मेनली ये बाहर से आए हुए बैक्टीरियाज पर अटैक करती हैं। जो बाहर से आए हुए जीवाणु होते हैं ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो बैक्टीरियाज होते हैं, उनको मारने का काम करती हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लड सेल्स में कौन कौन सी सेल्स हैं ब्लड के अंदर जो फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं। आप बताओगे मैम WBC भी हैं, न्यूट्रोफिल भी हैं, कुछ अमाउंट में मोनोसाइट्स भी हैं, राइट। समझ में आ गया। भक्षण करने की प्रक्रिया मैंने बता दी है, अपना आकार बदलेंगी, आकार बदल के जो बाहर से बैक्टीरिया है उसको डाइजेस्ट कर जाएंगी, उसको डिस्ट्रॉय कर जाएंगी। तो ये काम किसका हो गया? मोनोसाइट। एंड इसके अलावा किसका? चलो एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम एलर्जी कैसे होती है। चलो मैं आपको, एक बच्चा बहुत कंफ्यूज हो रहा है यार, इसका डाउट ले लेती हूं। एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम एलर्जी क्या होता है और इन्फ्लामेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग सुनो ध्यान से। एक बच्चे का डाउट है कि मैम एलर्जी क्या है, और दूसरी साइड उसने लिखा है कि इन्फ्लामेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं। इन्फ्लामेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं। अब बच्चा इसका हिंदी में कोई नाम नहीं है, आपको इसको इन्फ्लामेंट्री रिएक्शंस ही बोलना पड़ेगा। देखो एलर्जी कब होती है? धूल से, मिट्टी से, कोई पेंट, कोई भी डस्ट का पार्टिकल्स आ गए, कोई खराब सॉल्ट ले लिया आपने, है ना, ये सब आपने खा लिया, ये सब आपके कैसे ना कैसे आपके बॉडी में एंटर कर गए। तो ये बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल है, तो ये जैसे ही आएंगे तो आपके बॉडी में हिस्टामिन बनने लग जाएगा, और हिस्टामिन निकलेगा तो आपकी स्किन पर ईचिंग होएगी, आपको छींके आएंगी, आपको खांसी आने लग जाएंगी, है ना, नाक से म्यूकस निकलने लग जाएगा, आपका पानी निकलने लग जाएगा। तो ये सब होता है एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। ईचिंग, खुजली आएगी, फिर आपकी स्किन पर लाल कलर के धब्बे पड़ने लग जाएंगे, ये सब एलर्जी होता है, ठीक है। बट इन्फ्लामेंट्री रिएक्शंस अलग होता है, इसको अलग से कनेक्ट मत करें आप प्लीज करके। और इन्फ्लामेंट्री रिएक्शंस के टाइम पर भी कौन काम करता है, तो मैं आपको बता देती हूं, यहां पर भी बेसोफिल काम करती हैं, यहां पर भी बेसोफिल्स ही काम करती हैं। ये क्या होती हैं? इन्फ्लामेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं? यहां पर भी बेसोफिल्स ही काम करेंगी। कैसे होती हैं? देखो, मैंने आपको चांटा मारा, मैंने खिंचा के आपकी गाल पर एक चांटा मार दिया, ठीक है, चांटा मारा, मैंने लिख दिया यहां कि मैम ने चांटा मारा। अब जरा बताइए चांटा मारती क्या क्या होगा आपकी गाल पे, क्या क्या रिएक्शंस होंगी, जरा बताइए। चांटा मारती क्या होगा? जिस जगह पे मारा है वहां की सेल्स क्या हो जाएंगी? डेड हो जाएंगी। सेल्स क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी। मैम आपने जो चांटा मारा है मैम, वहां पर सेल्स डेड हो जाएंगी और मर जाएंगी। दूसरा मैम, हमारा गाल लाल हो जाएगा, रेडनेस आ जाएगी, लाल रंग हो जाएगा, गाल लाल हो जाएगा, है ना। तीसरा, आप बता सकते हैं क्या होगा? बड़ा अच्छे से बता सकते हैं मैम, चांटा मारने से गाल लाल होगा, उसके बाद क्या होगा मैम, आपकी उंगलियां छप जाएंगी मेरे गाल पे, स्वेलिंग हो जाएगी, सूजन आ जाएगी उस जगह पे, ठीक है, सूजन आ जाएगी। और मैम बहुत दर्द होगा, बहुत दर्द होगा। और मैम उसके बाद क्या होगा, वो गर्म भी हो जाएगा, बोलते
बोलते हैं ना, कानों से धुआं निकाल दूंगा तेरा, है ना, वहां पर गर्म भी हो जाएगा, आपका गाल गर्म हो जाएगा। मैम ने चांटा मारा, चांटा मारने से वहां की सेल्स डेड हुई, सेल्स डेड होने से लाल कलर जम गया, वहां पे रेडनेस आ गई, हेमोग्लोबिन एक जगह जुड़ने लग गया, स्वेलिंग हो गई, सूजन आ गई, दर्द हुआ मैम, और वो पार्ट गर्म हो गया। ये जो रिएक्शंस है ना, ये कहलाती हैं इन्फ्लामेंट्री रिएक्शंस। ये क्या कहलाती हैं? इन्फ्लामेंट्री रिएक्शंस कहलाती हैं। अब भैया जरा बताइए, जब सेल्स डेड हो गई, मैम ने चांटा मारा, आपके गाल की सेल्स क्या हो गई? डेड। अब इनको वापस बनाने के लिए आपको इनको क्या देना पड़ेगा? इनको जिंदा करने के लिए क्या देना पड़ेगा? आपको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? इनको खाना देना पड़ेगा। और खाना कौन लेकर आता है? खून ही। और खून में जो न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं वो आपकी आरबीसी लेकर आती हैं। तो जैसे ही ये प्रोसेस होगा, जब आपका किसी का एक्सीडेंट होता है, आप किसको बुलाते हो? एम्बुलेंस को बुलाते हो। आपका एक्सीडेंट हो गया, आपने चांटा मारा आपको, तो क्या हो जाएगा? अब आपकी जो सेल्स है वो आरबीसी एम्बुलेंस की तरह काम करती है। एम्बुलेंस आएगी, अपने अंदर ऑक्सीजन लेकर आएंगी, साथ में खून आएगा, उस खून के अंदर ग्लूकोज भी आएगा, और बाद में इस पोर्शन पे धीरे 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 एनर्जी आएगी वापस, और धीरे धीरे आप ठीक होगे। तो इस टाइप की रिएक्शंस बच्चा इन्फ्लामेंट्री रिएक्शंस कहलाती हैं। बट जो मैंने बताई थी इससे पहले, वो एलर्जी रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, चलो बता देंगे। तो ये क्या, कौन सी होती है? सूजन वाली रिएक्शन, इन्फ्लामेंट्री रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, चलो हो गया ये, आ गई। तो आप याद रखिएगा, बेसोफिल्स इन्फ्लामेंट्री रिएक्शंस भी कर सकती हैं, एलर्जी रिएक्शंस भी कर सकती हैं, ब्लड सर्कुलेशन में भी काम आती हैं, हेपेरिन भी बनाती हैं, और जो न्यूट्रोफिल और जो मोनोसाइट होती है मैम, वो मैम फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं। वो फैगोसाइटिक मतलब वो भक्षण करने वाली कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट लिखें इसके बाद। चलो नेक्स्ट है आपका इसिनोफिल्स। नेक्स्ट है आपका इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स की मैं आपको बताऊं बात, तो जो इसिनोफिल्स है ना, ये मेनली कब काम करते हैं? ये कब काम करती हैं? एक तो मैंने बताया था कि एलर्जी के टाइम पर काम करने लग जाती हैं, संक्रमण वगैरह से बचा देती हैं। ठीक है, एलर्जी के टाइम पे काम करती हैं। दूसरा ये क्या करती हैं? ये वायरस वगैरह पे अटैक करने का काम कर देती हैं। ये वायरस डिजीज के अगेंस्ट काम करने का काम करती हैं। ठीक है, विषाणु जनित रोगों के समय ये कार्य करती हैं। विषाणु जनित रोगों के समय कार्य करती हैं। रोगों के समय कार्य करती हैं। एक तो आप बता देंगे कि बेसोफिल्स के साथ मिलकर क्या कर देंगी? ये मैम इसिनोफिल्स भी कर, एलर्जी संक्रमण को रोक देंगी, एलर्जी कर देंगी, है ना, मतलब एलर्जी करके, ताकि मैम साउंड खराब, साउंड सही है? एक बच्चा बोल रहा है साउंड नहीं आ रही। साउंड तो सही है बच्चा यहाँ से। ठीक है, तो ये इसिनोफिल। अब लास्ट लिखिएगा आप वापस से, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दोनों लिखो आप। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट का एक काम तो मैंने ऊपर बता दिया था, वापस नहीं बताऊंगी मैं। ठीक है, मोनोसाइट लिम्फोसाइट ये क्या काम करती हैं? ये क्या काम करती हैं? ये दोनों के आगे आप लिखिएगा, इट गिव्स एडवांस लेवल इम्यूनिटी। इट गिव्स एडवांस लेवल इम्यूनिटी, और ब्रैकेट में लिखेंगे फ्यूचर। ये कोशिकाएं फ्यूचर में काम करती हैं, ये भविष्य में काम करती हैं। ये भविष्य में काम करने वाली कोशिकाएं होती हैं, एडवांस लेवल पे काम करती हैं। ये हमसे ज्यादा एडवांस चलती हैं। ये अब कैसे चलती हैं मैम? हाँ, ये कैसे एडवांस लेवल पे काम करती हैं? अब ध्यान से सुनो इसकी बात। आपकी मम्मी ने आपको बचपन में बहुत सारे टीके लगवाए थे, आपका वैक्सीनेशन करवाया था, या आप इसको बोल सकते हो वैक्सीनेशन या वैक्सीनेशन, या आपका टीकाकरण करवाया था ना। आपको टीके लगवाए होंगे बहुत सारे। चलो टीके छोड़ो, आप सबने दवाई पी होगी, एक पोलियो की दवाई पी होगी। क्यों पी आपने पोलियो की दवाई? मैम इसलिए पी
हाँ मैम, हमने पोलियो की दवाई इसलिए पी बचपन में ताकि फ्यूचर में हमें कभी भी पोलियो ना हो। अब मैम दवाई तो पी हमने 5 साल तक, 7 साल तक, और पोलियो 30 साल के बाद क्यों नहीं होता मैम? मतलब 30 या 25 या 35 साल में भी पोलियो क्यों नहीं होता? दवाई तो 5 या 7 साल में पी ली थी, है ना? क्योंकि आपके बॉडी में आपने पोलियो वाली दवाई जो पी है, और पोलियो किसकी वजह से होता है? पोलियो वाले वायरस को आप पोलियो वायरस बोल सकते हो, या इसको एंटेरो वायरस बोलते हैं, या इसको कौन सा वायरस? एंटेरो वायरस बोलते हैं। जब ये वायरस अटैक करेगा आपके बॉडी में, जब ये आएगा हमारे शरीर में, हमें पोलियो हो जाएगा। अगर आपने दवाई पी, आपने मैम मैंने दवाई पी ली, दवाई पी, दवाई गई मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के पास। किसके पास गई? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के पास। और ये दोनों सेल्स WBC, ये दोनों स्टिमुलेट हुई, उत्तेजित हुई, और ये बनाती हैं आपके बॉडी में मेमोरी सेल्स। क्या बनाती हैं? मेमोरी सेल्स बनाती हैं। मेमोरी का मतलब क्या होता है? याद रखने वाली। क्या बनाती हैं? याद रखने वाली सेल्स। अब आपके बॉडी में आपने पोलियो वाली दवाई पी, तो आपके बॉडी में पोलियो वाली दवाई ने मोनोसाइट लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर दिया और वो मेमोरी सेल्स बना दी। अब ये मेमोरी सेल्स याद रखने वाली कोशिकाएं हैं। ये किसको याद रखेंगी? अगर आपने पोलियो की दवाई पी है तो किसके वायरस को याद रखेंगी? पोलियो वाले वायरस को। और इन फ्यूचर आपके बॉडी में कभी भी पोलियो या एंटेरो वायरस आया, आपके बॉडी में अटैक कर गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसको खा जाएंगी कौन? मेमोरी सेल्स खा जाएंगी। तो मैम दवाई पी 5-7 साल के थे तब, और आज तक हमें सुरक्षा मिल रही है। मतलब ये एडवांस लेवल पे क्या दे रही है? हमें इम्यूनिटी दे रही है। ये कब काम कर रही है? भविष्य में, फ्यूचर में काम कर रही हैं। ऐसे ही आपने एक इंजेक्शन लगवाया होगा DPT, एक लगाया होगा BCG, एक लगाया होगा एंटी रेबीज, एंटी टिटनस का इंजेक्शन। तो ये सारी बीमारियों से बचने के लिए आप अपने बॉडी में क्या बनवाते हो? पहले से ही एंटीबॉडीज या पहले से ही मेमोरी सेल्स को तैयार रखते हो, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी भी बीमारी ना हो। आपसे एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैक्सीनेशन या वैक्सीनेशन का मेन मोटो क्या होता है? आप बताओगे जो वैक्सीनेशन करवाते हैं आप या टीकाकरण करवाते हैं, उसका मेन मोटो क्या होता है? हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना, या आप छोड़ो ये एंटीबॉडीज आगे पढ़ाएंगे आपको, सब भूल जाओ। आप याद रखो, टू प्रोड्यूस मेमोरी सेल्स। कौन सी सेल्स? मेमोरी सेल्स। तो जरा बताइए टीकाकरण का उद्देश्य क्या है? टीके क्यों लगाए जाते हैं? बीमारियों से बचने के लिए, है ना? और बीमारियों से कैसे बचोगे? क्या हो जाएगा हमारे बॉडी में? मेमोरी सेल्स बन जाएंगी, याद रखने वाली कोशिकाएं बन जाएंगी। किसको याद रखेंगी? इन्फेक्शन को। और बाहर से इन्फेक्शन आएगा उसको मार देंगी। जैसे आजकल दिल्ली में लग रहे हैं हेपेटाइटिस B के इंजेक्शन, ताकि हेपेटाइटिस B वाले वायरस के अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज या मेमोरी सेल्स बन जाएं, और अगर हेपेटाइटिस B वाला वायरस अटैक करे तो वो उसको मार दे और हम लोग सही हो जाएं, हमें बीमारी हो ही ना। फ्यूचर में काम करती हैं, एडवांस लेवल पे काम करती हैं, पहले से ही काम करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बेसोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स। अब काम 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो एलर्जी वाला बनता है ना? तो आप याद रखिएगा। दूसरा बनेगा आपका कौन सा? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन या एलर्जी रिएक्शंस, दूसरा वो याद रखिएगा। और तीसरा ये मेमोरी सेल्स वाला फंडा याद रखिएगा। ये थे आपकी WBC के बारे में कुछ पॉइंट्स। हाँ, जो वैक्सीनेशन होता है ना राहुल कुमार, मैं बता दूं आपका डाउट, जो वैक्सीनेशन होता है ना, जो आप टीके लगवाते हो ना, वो मेनली वायरस के अगेंस्ट ही लगाते हो बच्चा। ठीक है, वो वायरस से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए ही लगाते हो आप। ठीक है, जैसे रैबीज वाली, जैसे एंटेरो वाली, जैसे रैप्डा वाली, जैसे रीनो वाली, है ना? ये याद रखिएगा। चलो, ये आपका WBC का फंडा क्लियर। अब आप लिखेंगे डिजीज ऑफ WBC। डिजीज ऑफ WBC, WBC की बीमारियां।
WBC की वजह से आपको क्या क्या बीमारी हो सकती है या क्या क्या नहीं हो सकती है। डिजीज ऑफ WBC, ठीक है, डिजीज ऑफ WBC, WBC की बीमारियां, क्या क्या बीमारी हो सकती है या क्या क्या नहीं हो सकती है। ठीक है, चलो चलो देखो, पहला है, अगर आपके बॉडी में WBC की संख्या ज्यादा हो जाए, अगर WBC बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, मैंने इंक्रीज का सिंबल लगा दिया है, जब WBC ज्यादा होती है उसको बोलते हैं ब्लड कैंसर हो गया। क्या हो गया? ल्यूकेमिया हो गया। जब WBC ज्यादा होती हैं तो आपको क्या होता है? ल्यूकेमिया, मतलब आपको ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर का दूसरा ही नाम ल्यूकेमिया है। क्या हो जाएगा? आपको ब्लड में कैंसर बन जाएगा, खून में क्लॉट बन जाएगा। दूसरा, आइए जरा यहां पर, दूसरा, अगर WBC की कमी हो जाए, WBC की संख्या कम हो जाए, घट जाए, तो WBC कम होना कहलाता है ल्यूकोपीनिया। क्या कहलाता है? ल्यूकोपीनिया। और ल्यूकोपीनिया का मतलब है आपके बॉडी में WBC कम। जब WBC कम, हमारा इम्यून सिस्टम क्या मैम? वीक। हमारा रोगों से लड़ने वाला तंत्र क्या हो जाएगा? कमजोर। और हमें क्या हो जाएंगी मैम? बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो आप बोलोगे कि जब ल्यूकोपीनिया होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम, वो सिस्टम जो डिजीज से बचाता है, इम्यून सिस्टम क्या करेगा? कमजोर हो जाएगा मैम, है ना। और जब इम्यून सिस्टम कमजोर, तो मैम बाहर से कोई भी बीमारियां आए और वो, ओ वाह, एक बहुत अच्छा एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, भी बताती हूँ उसका आंसर। आई फॉरगॉट, मैं भूल गई थी कुछ पॉइंट बताना, भी बताते हैं थोड़ी देर में। चलो अभी बताएंगे, वापस आएंगे। देखिए, WBC की कमी होना, इम्यून सिस्टम कमजोर होना। भाई जब WBC नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, बाहर से जो इन्फेक्शन आएगा तो उसको मारने का काम नहीं होगा। और जब वो इन्फेक्शन मरेगा ही नहीं, अमन कह रहे हैं मैडम जी आज UP SSS के एग्जाम में आपके पढ़ाए हुए सारे क्वेश्चंस आए थे। थैंक यू मैम इतना अच्छा पढ़ाने के लिए। प्लीज अमन शेयर कीजिए क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, प्लीज ये बताइए क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, तो हमें भी पता लगे क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो मैम जब WBC कम है तो ऑब्वियस सी बात है मैम, इम्यून सिस्टम क्या हो गया? कमजोर हो गया। और बाहर से कोई भी इन्फेक्शन आएगा मैम, जैसे कोई बैक्टीरिया आया, TB वाला बैक्टीरिया आया, है ना, ट्यूबरक्लोसिस वाला बैक्टीरिया आया, वो बैक्टीरिया क्या है? इन्फेक्शन है। WBC है नहीं मेरे बॉडी में, वो बैक्टीरिया क्या करेगा? मुझे TB कर जाएगा। तो मैम हमारा इम्यून सिस्टम जब कमजोर होता है, मतलब ल्यूकोपीनिया हो जाता है, मतलब WBC की कमी हो जाती है। अब मैं थोड़ी सी वापस स्लाइड पे चलती हूँ, थोड़ा सुनना। एक बच्चे ने, मैं बताना भूल गई थी, ये नहीं, इसमें मुझे नीचे लाना पड़ेगा ना। आइए जरा, यहाँ पे एक बच्चे का डाउट है, मैं ले लेती हूँ। ये मैंने क्या बताई थी आपको? 5 टाइप की WBC बताई थी, राइट। चलो 5 टाइप की WBC बताई थी ना। यहां पर मैं 4 क्वेश्चंस बताना भूल गई, बड़ी मिस्टेक कर दी मैंने आज, है ना। देखो क्या क्वेश्चंस, डायरेक्ट आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। क्या क्या आपसे पूछेगा? इन चारों में से सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? आपसे पूछे सबसे बड़ी WBC कौन सी है, आप क्या बताओगे? मोनोसाइट। तो इसके आगे लिखेगा लार्जेस्ट WBC। पूछा जाए सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है, आप बताएंगे मोनोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे सबसे छोटी कौन सी होती है, आप बताएंगे लिम्फोसाइट। स्मॉलेस्ट WBC होती हैं। सबसे छोटी पूछे, आप बताएंगे लिम्फोसाइट सबसे छोटी होती हैं। बट अगर सबसे बड़ी पूछे, आप बताएंगे मोनोसाइट्स आर लार्जेस्ट WBC। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए
कि जो इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी होती है, जो न्यूट्रोफिल्स होती है ना वो सबसे ज्यादा है, तो इसके आगे लिखो मैक्सिमम WBC। ऑलमोस्ट 60 to 70% में न्यूट्रोफिल्स ही होती हैं। पूछे सबसे कम कौन सी होती है, आप बताओगे बेसोफिल के आगे लिखाओ मिनिमम। 4 क्वेश्चंस हैं, चारों के चारों याद रखिएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूं, देखिए। हाँ देखिए, पहला कौन सा पूछे, लार्जेस्ट WBC मोनोसाइट, स्मॉलेस्ट WBC सबसे छोटी पूछे लिम्फोसाइट, सबसे कम बेसोफिल्स 2-4% में होती हैं, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल। चारों याद रखिएगा, रख लोगे। चलो आ जाओ वापस, आ जाओ। हम क्या पढ़ रहे थे, हम डिजीज पढ़ रहे थे WBC की। हाँ जी, तो आइए डिजीज ऑफ WBC, यहां पर वापिस आइए। अमन जी क्वेश्चंस बताइए क्या क्या आए थे UPSSC में, तभी तो पता लगेगा हमें। मैम जी बीटा सेल के बारे में पूछा था, और मैम प्लाज्मा में कितना % पानी होता है, तो प्लाज्मा में 90 से 90%, 92% पानी होता है, हमने आपको पढ़ाया है क्लास में। बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज करती हैं, ठीक है, ये भी आपको मैंने बता दिया था। अच्छा 2 ही क्वेश्चन याद आए हैं आपको, तो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, और बड़ा इजी क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। चलो देखो, WBC की संख्या कम होती है तो क्या हो जाता है, हमें ल्यूकेमिया हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, कमजोर, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। बट जब मैम BNT लिम्फोसाइट के बारे में बता दो बच्चा, वो यहां नहीं बताऊंगी, वो यहां की बात नहीं है, वो थाइमस ग्रंथि जब पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, वो यहां की बात नहीं है। अब बात आती है जब WBC की संख्या ज्यादा होती है तो हमें क्या हो जाता है, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर हो जाता है। मैम ये आप कैसी बातें कर रही हो, अजीब सी। WBC कम होना, हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, कमजोर होना, समझ में आ गया, ठीक है। अगर WBC ज्यादा है तो मैम कभी बीमारी होनी ही नहीं चाहिए, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, और आप बोल रही हो WBC ज्यादा होने से हमें ब्लड कैंसर हो जाता है। भाई जब ज्यादा WBC, मैंने बोला WBC कितनी आनी चाहिए, ऑन एन एवरेज मैम 8000 से 10,000 आनी चाहिए, हमारे 100 ml HB में आनी चाहिए। बट आप में आ गई, हाँ आप में आ गई मान लो 50 से 60,000, आप में आ गई 50 से 60,000, आनी चाहिए सी 8 से 10,000। और WBC कैसी सेल्स होती हैं मैम, भक्षण करने वाली। कैसी होती हैं, फैगोसाइटिक सेल होती है मैम, लड़ाई करने वाली होती हैं, जैसे लड़कियां लड़ाई करती हैं ना, वैसे WBC भी लड़ाई करती हैं, ठीक है। तो अब जरा सोचिए कि जब इतनी सी होनी चाहिए थी, इतनी ज्यादा हो गई, तो ये WBC जो है ना वो आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देती हैं, आपस में लड़ना स्टार्ट कर देती हैं, और आपके ब्लड में क्या हो जाती हैं, बहुत सारी डेड सेल्स आ जाती हैं, आपस में लड़ना स्टार्ट करती हैं, एक दूसरे को मारना स्टार्ट करती हैं, बहुत सारी मरी हुई सेल्स आ जाती हैं आपके ब्लड के अंदर। और ये जो मरी हुई सेल्स है ना, फिर ये सेल्स है, सेल्स के अंदर मरे हुए पार्टिकल्स पे चार्ज नहीं होता, आवेश नहीं होता। जब चार्ज होता है तो चीजें क्या होती हैं, दूर जाती हैं, जब चार्ज नहीं होता है तो चीजें क्या होती हैं, पास में आती हैं। तो मैम ये सारी की सारी सेल्स क्या होती हैं, आपकी आपस में आके जुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। जब स्टार्ट हो जाती हैं जुड़ना, तो मैम प्राइमरी स्टेज में हमारे खून के अंदर सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होने लग जाएगा, फिर धीरे 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 उस खून का क्लस्टर, एक गांठ सा बनना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे 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 खून आकर ऐसे जमना स्टार्ट हुआ, तो मैम एक जगह ऐसे खून जम गया, एक ट्यूमर, एक गांठ जैसा बन गया, और उसी को आप बोल देते हैं ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर हो गया, ठीक है। ये आप बात याद रखिएगा। मैम एक बुक में लिखा था 4,000 से 11,000 होते हैं, तो कोई बात नहीं, 10-11 हजार ज्यादा नहीं होते हैं, लिखने को तो बुक्स में मैं कुछ भी लिख दूंगी हैं, बट आपको याद रखना है ऑन एन एवरेज 8 से, एक हेल्दी मैन में, देखो मैं जो डेटा लिखवाती हूँ ना वो साइंस कहती है एक 70 किलो के इंसान का, ठीक है, एक हेल्दी मैन का मतलब जिसका वेट 70 kg है ना, तो उसका ऑन एन एवरेज डेटा लिखा हुआ है ये बच्चा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि जब WBC ज्यादा होती हैं तो आपको ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर हो जाता है, क्योंकि मैम ज्यादा सेल्स होती हैं, आपस में लड़ना स्टार्ट कर देती हैं, फाइट करना, एक दूसरे का भक्षण करना, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को मरने लग जाती हैं। जैसे 4 औरतों को आप एक कमरे में बंद कर दो, 4 घंटे बाद देखना आप क्या होगा, है ना, यही बस वही बात है यहाँ पर भी,
ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलो अब आपको एक नोट डालकर एक पॉइंट याद रखना है। नोट में आप एक पॉइंट याद रखेंगे। क्या नोट? The decomposition of ammonia on gold and molybdenum surface is an example of which reaction? वाओ, तुम तो बड़े यार, यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है बायोलॉजी, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर केमिस्ट्री के। हाँ तुम भी यार, ठीक है। चलो ये नेहा आप क्या टाइप कर रही हैं, मुझे समझ में नहीं आया आपने नेहा क्या क्वेश्चन पूछा है। आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है कुछ ना। देखिए नोट में लिखना है इन केस ऑफ HIV एड्स, इन केस ऑफ HIV एड्स WBCs आर डिक्रीज्ड। इन केस ऑफ HIV एड्स WBCs आर डिक्रीज्ड। जब आपको HIV एड्स होता है तब क्या होते हैं, आपके बॉडी में WBC की संख्या कम हो जाती है। किसकी संख्या कम हो जाती है? WBC की संख्या कम हो जाती है। अब ये देखो, मैंने ये नहीं बोला कि WBC कम होने से HIV एड्स होता है, नहीं, मैंने ये बोला कि जब HIV एड्स होता है तो WBC क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, ये अलग अलग बातें हैं। जैसे आपने सुना होगा डेंगू मलेरिया होता है तो आपकी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, वैसे मलेरिया में RBC भी कम हो जाती हैं, बट डेंगू में दोनों ही कम हो जाती हैं। ठीक है, वैसे दोनों ही कम होती हैं बट मलेरिया में RBC ज्यादा कम हो जाती हैं। ठीक है, बट कभी ये नहीं सुना होगा कि प्लेटलेट्स कम होने से डेंगू मलेरिया हो जाता है, नहीं मैम, दोनों अलग अलग बातें। वैसे ही जब HIV एड्स होता है तो आपकी लिम्फोसाइट्स या WBC कम हो जाती हैं, बट जब ऐसा नहीं सुना होगा कि WBC कम होती है तो HIV एड्स हो जाता है, नहीं, वो अलग अलग बात है। ठीक है, अब ये बात मैं बताऊंगी अगली क्लास में। आज आपकी 1.5 घंटे की ही क्लास है, आज बहुत है, आप इतना पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी मुझे लंच करना है, फिर मेरी 2 बजे वापस MCQ के बैच में क्लास है जहां पर मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने हैं, और आज थोड़ी थकान भी हो रखी है। मैम एक बार WBC RBC प्लेटलेट्स का आकार बताना कर्म से, मतलब आकार अच्छा, आकार कर्म से मतलब सबसे बड़ा किसका, छोटा किसका? बच्चा अगर आकार की बात करो सबसे बड़ी WBC, देन प्लेटलेट्स आएंगी और देन RBC आएंगी बच्चा। ठीक है, बता दिया मैंने, कर्म से बता दिया। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी पढ़िएगा, कल मैं यहीं से स्टार्ट करके आपको बताऊंगी कि WBC के HIV एड्स होता है तो WBC कम क्यों हो जाती है। HIV एड्स होता है तो हाँ दीपक मैं ले लूंगी, अगर आपने मैनेजमेंट को हरियाणा क्लर्क एग्जाम के क्वेश्चंस भेजे हैं तो मैं उनसे लेकर डिस्कस करवा दूंगी आपको, अभी ले लूंगी थोड़ी बहुत देर के बाद। ठीक है, एड्स कैसे होता है बच्चा सब बताऊंगी, डोंट वेरी, अगली क्लास में सब बताएंगे। ठीक है, हीमोग्लोबिन को नापते कैसे बताया था मैंने, हीमोसाइटोमीटर। नेहा क्या पूछ रही हैं आप? मैम इसका PDF मिलेगा ना, देखो PDF एक सेकेंडरी होता है, एक आपका हेल्पिंग पार्ट होता है, बट अगर आप नोट्स खुद बनाएंगे तो ही आपका ठीक होगा। अगर आप खुद से नोट्स बनाएंगे ज्यादा अच्छा होगा। दीपक कुमार MCQ की क्लास 2 बजे होगी बच्चा। T4 लिम्फोसाइट क्या होती है बताएंगे आगे। पटना में कंडीशन बहुत खराब है, यस। चलिए थैंक यू वेरी मच, मुझे लंच करना है, मेरी 2 बजे से आज बैक टू बैक क्लास वापस है, यहाँ थोड़ा थकान भी हो रखी है। ठीक है, चलो मैम ऐप को ओपन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, अब नहीं आएगा, हमने सर्वर बढ़ा दिया है, अपडेट होने वाला है 1 या 2 दिन में। ठीक है, 9th क्लास की बुक में प्लेटलेट्स का सबसे छोटा बता रखा है, नहीं बच्चा प्लेटलेट्स नहीं, प्लेटलेट्स RBC क्वांटिटी में ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, जो क्वांटिटी में ज्यादा होंगे उनका साइज उनको एडजस्ट करने के लिए स्पेस कम चाहिए होगा। स्पेस कम है तभी तो वो ज्यादा है क्वांटिटी में। ठीक है, चलो मैम हमारे बॉडी में बैक्टीरिया एंटर कैसे करता है बेटा, पानी के थ्रू हो गया, सलाइवा के थ्रू हो गया, एयर के थ्रू हो गया, कैसे आ सकता है? पिंटू कुमार कह रहे हैं मैम आप मेरा जवाब क्यों नहीं दे रही हैं, तो आपने क्या पूछा, मैं लाइव हूं क्या, तो इसका जवाब थोड़ा ना देने के लिए आई हूं मैं यहाँ पे। अच्छा बाहुल रजक, मैंने आपका नाम ले लिया है। एक बच्चा और कह रहा है कि मैम
हाँ, अमन ने एक क्वेश्चन बताया कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? ब्लड होता है ना? ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब आप फालतू की बातें कर रहे हैं, मैं लाइव हूं क्या? पीडीएफ कब मिलेगा? पीडीएफ एक हेल्पिंग पार्ट होता है, आप पहले आप खुद से नोट्स बनाएंगे ज्यादा अच्छा होगा। बीपीएससी में क्वेश्चन है कि ब्लड में क्या पाया जाता है? ऑप्शन में प्रोटीन और आयरन दोनों था, तो बच्चा आयरन को लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंटी सीरम क्या है आगे बताएंगे, जब हम ब्लड ग्रुप निकालना बताएंगे तब आपको एंटी सीरम के बारे में बताएंगे। चलो मैम प्लीज, जीएस और एससी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। रोहन बंद कर दो।